हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोगों की तैयारी अच्छी चलिए। ठीक है दोस्तों, आज हम बिहार बीपीएससी टीचर का सेट नंबर 3 आप लोग साथ डिस्कस करने वाले हैं और उम्मीद करते हैं सेट नंबर 3 आप लोग को बेहद पसंद है। और आप लोग को पता है कि ये सेट में हम 70 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये क्लास 6 टू 12 के लिए कॉमन पेपर है। ठीक है दोस्त, आज जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, चलिए तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर। देखिए यहाँ पर पहले क्या दे रखा है, यहाँ पर पैसेज दे रखा है। ठीक है ना, 1 से 3 क्वेश्चन जो है आपको पैसेज पढ़ने के बाद आपका आंसर देना है। ठीक है ना, चलिए लिस्ट को थोड़ा सा बड़ा कर दिए। इस पैसेज को पढ़ना है और उसके बाद यहाँ पर नीचे आपको दे रखा, उसके बाद इसको आंसर करना। ठीक है, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर फर्स्ट कहता है, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन एज मेंशन्ड इन द पैसेज। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, स्ट्रीम लाइनिंग द इलेक्शन प्रोसेस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, व्हाट पोटेंशियल बेनिफिट इज हाईलाइटेड बाय सपोर्टर्स ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन। तो यहाँ पर भी राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, इनहैंसिंग पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 कहता है, व्हाट कंसर्न डू क्रिटिक्स रेस अबाउट वन नेशन वन इलेक्शन, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, प्रैक्टिकली एंड पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन रीजनल इशू, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 कहता है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 कहता है कि अ चाइल्ड रिलेशनशिप टू दियर मदर्स सिस्टर इज। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, आंटी, इसका राइट आंसर यानी अंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 5, कहता है, इफ समवन हेल्प्स यू तो व्हाट शुड यू से इंस्टेड। तो यहाँ पर 5 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, यानी थैंक यू, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, द सन ऑफ योर सिस्टर, यानी आपकी बहन का बेटा क्या होगा। ब्रदर इन लॉ नहीं, फादर इन लॉ नहीं, सिस्टर इन लॉ नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी बहन का बेटा क्या होता है, भांजा होता है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, नन ऑफ द एबव, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 कहता है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। दे रखा प्ले विद फायर। प्ले विद फायर, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर 7 का राइट आंसर क्या होगा आपका, तो 7 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, डू समथिंग रिक्सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 कहता है, देयर आर टोटल, उसके बाद डैश दे रखा है, प्लानेट इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में कितने प्लानेट है, तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, यानी 8 प्लानेट है। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका इंग्लिश। अब यहाँ से हिंदी स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 कहता है कि हर्षव स्वर कौन सा है। एक होता है दीर्घ स्वर, तो हर्षव स्वर में कौन कौन से आते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, अ और ई जो है यहाँ पे दीर्घ ही नहीं होना चाहिए, यहाँ पर अ और ई होना चाहिए। ठीक है, तो अगर देखा है तो उपयुक्त में से यहाँ पर कोई नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर ई नहीं, दीर्घ ही दे रखा है, लेकिन ऑप्शन आपका ए दे रखा है, तो तभी होगा जब यहाँ पर ये नहीं होगा। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका 10 कहता है, प्रत्येक वर्ण का तीसरा और चौथा और पांचवा वर्ण क्या कहलाता है। तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जो है क्या कहलाता है। तो यहाँ पर 10 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, उसे घोष वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं उसे घोष वर्ण कहा जाता है। चलिए रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11, निम्नलिखित में कौन सा घोष वर्ण है। आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा घोष वर्ण है। तो यहाँ पर ग और घ जो है आपका क्या हो जाएगा, घोष वर्ण हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 कहता है, निम्नलिखित में कौन युग्मक ध्वनियाँ है। आपको बताना है कौन युग्मक ध्वनियाँ है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, दिक्कत जो है
युग्मक ध्वनियाँ, तो राइट आंसर आपका 12 का ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13। निम्नलिखित में नयन दे रखा, नयन कौन सा स्वर संधि, नयन जो है इसमें बताना है कौन सा स्वर संधि है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, अयादी स्वर्ण संधि। याद रखिए अयादी स्वर्ण संधि इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 कहता है तालव्य ध्वनिया कौन सा, तालव्य ध्वनिया आपसे पूछा जा रहा है कि तालव्य ध्वनिया कौन सा है, यहाँ पे त और थ जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 15। कहता है वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, इसमें बताना आपको कारक बताना, ठीक है। कारक का प्रयोग किया है तो आपको बताना कौन से कारक का प्रयोग किया गया है, तो इसमें करण कारक, यानी किससे, कुल्हाड़ी से, तो यहाँ से हो गया करण कारक का विभक्ति, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16। निम्नलिखित में से कौन जातिवाचक संज्ञा यानी कॉमन नाउन बताना है, तो मम्मी और मैं, ये जो हो गया आपका क्या, आपका मम्मी, अब आपका हो गया आपका प्रॉपर नाउन, लेकिन बहन यहाँ पर हो गया आपका कॉमन नाउन, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 कहता है निम्नलिखित में कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम है, यानी डेफिनिट प्रोनाउन आपसे पूछा है कि निश्चयवाचक सर्वनाम है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका वह भी हो जाएगा और यह भी हो जाएगा, तो यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 कहता है निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन करें। आपको बताना है कि जो दे रखा है इस 5 ऑप्शन, इसमें बताना है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, बाघ और बकरी एक घाट पानी पीते हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। दोस्त वीडियो को लाइक कीजिएगा, जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 कहता है निम्नलिखित में कमल का पर्यायवाची बताना है कि कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो यहाँ पर देखा जाए तो कमल के पर्यायवाची जो है सरोज भी हो जाएगा, पंकज भी हो जाएगा, सरोज और पंकज दोनों हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 कहता है निम्नलिखित में इंद्र का पर्यायवाची शब्द बताना है। बताइए इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा पुरंदर जो है इंद्र का पर्यायवाची शब्द होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 कहता है इह लोक का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है, इसका उल्टा अपोजिट वर्ड बताने हैं, तो राइट आंसर आपका बी हो जाए परलोक इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 कहता है उपसर्ग का विपरीतार्थक क्या होता है, प्रत्यय हो जाएगा, यानी इसको बोलते हैं प्रीफिक्स, इसको बोलते हैं सफिक्स, ठीक है। दोनों एक दूसरे का क्या अपोजिट वर्ड है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 कहता है अंक भरना मुहावरे का क्या अर्थ होता है, यानी अंक भरना जो मुहावरा है इसका क्या अर्थ होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा स्नेह से लिपट लेना। याद रखना स्नेह से लिपट लेना इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 कहता है कि संचारी भाव किसे कहते हैं, संचारी भाव किसे कहते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा अस्थायी भावों के सहायक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25। देखिए पहले क्या कीजिएगा, हम आप लोग 70 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, पहले खुद से आप लोग प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब आप लोग को टाइम कम है, आप लोग को पता है कि एग्जाम डेट आ चुका है, तो आप लोग डेली 2 से 3 सेट आप प्रैक्टिस किया करें, ठीक है। और कमेंट्स में जरूर बताइए कि 70 में आप लोग कितना, कम से कम 50 प्लस होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 50 प्लस होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25 कहता है निम्नलिखित में कौन रस के भेद है, आपको बताना है कौन रस का भेद है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा हास्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26 सरल वाक्य किसे कहते हैं, सरल वाक्य किसे कहते हैं, सिंपल सी बात है, जिस वाक्य में एक कर्ता होता है और एक क्रिया होती है उसे हम क्या बोलते हैं, सरल वाक्य कहते हैं। तो यहाँ पर 26 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, एक कर्ता और एक क्रिया, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 27 कहता है कि पंचवटी कौन समास है। पंचवटी में जो बताना है कि कौन सा समास है, तो ये हो जाएगा आपका बी हो, यानी द्विगु समास। याद रखिए द्विगु समास इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि अति काल में कौन सा उपसर्ग, उपसर्ग क्या होता है, किसी भी शब्द के पहले लगता है, तो यहाँ पर अति जो है आपका क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 कहता है निम्नलिखित में कौन पुर्तगीज शब्द है। आपको बताना है निम्नलिखित में कौन जो है पुर्तगीज शब्द है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा आल्पिन। याद रखिए आल्पिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 कहता है निम्नलिखित में कौन सा शब्द अवयव है। आपसे पूछा है कौन सा शब्द जो है अवयव है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, यानी ठीक जो वर्ड लिखा हुआ ये आपका क्या है, अवयव है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। चलिए यहाँ से देखिए हमने 30 क्वेश्चन आप लोग के साथ डिस्कस किया, जिसमें इंग्लिश और प्लस हिंदी जो लैंग्वेज पेपर है। ठीक है, ये भी आपका क्या है कॉमन पेपर सभी के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ से आपका सामान्य अध्ययन स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम 40 क्वेश्चन आप लोग के साथ डिस्कस करेंगे, और ये भी आपका 6 to 12 के लिए कॉमन पेपर ही है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 31 से। देखिए कहता है पानी को 10 रुपये प्रति किलोग्राम दूध में किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का औसत मूल्य 6 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। बिल्कुल इजी प्रश्न है। देखिए यहाँ पर इसको एलिगेशन मेथड से हम बनाएंगे। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर वाटर लिखा, उसके बाद यहाँ पर मिल्क लिखा। अब वाटर जो है अगर हम बात करें 1 किलो पानी का मूल्य क्या होगा, तो कोई पैसा नहीं, तो इसके लिए हमेशा 0 लिखाएगा। मिल्क का कितना दे रखा, 10 दे रखा, तो यहाँ पे 10 दे रख लिखेंगे, और औसत यहाँ जो दे रखा 6 जो है ये आपका मिडिल में आ जाएगा। तो अब देखिए 6 में से 0 जाएगा तो यहाँ पर क्या आएगा आपका 6 आएगा, और 10 में से 6 को माइनस करें तो यहाँ पर 4 आएगा। तो पूछ रहा है किस अनुपात में, तो इसी को काटिए, तो 2 से कट गया, ये 3 से कट गया, यानी 2 अनुपात 3 आपका जो है राइट आंसर हो गया, यानी ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 कहता है कि चार कार चालक है, यानी 4 कार चलाने वाला है, एक गैरेज किराए पर लेता है। ठीक है, राजेश अपना 20 कार जो है 5 महीने के लिए, नरेंद्र अपना कार जो है 8 कार जो है 4 महीने के लिए, और अनंत जो है 15 कार जो है 6 महीने के लिए, और रवि जो है 30 कार जो है 8 महीने चलाता है। ठीक है, यदि कुल किराए में से नरेंद्र का भाग कितना दे रखा, 1376 दे रखा है, तो गैरेज का कुल किराया आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो पहले हम क्या करें, सबको रेशियो में निकालेंगे। देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले देखिए सबका नाम ले, राजेश को हम आर से इंडिकेट कर दे रहे हैं, नरेंद्र को एन से इंडिकेट कर दे रहे हैं, उसके बाद अनंत है ना, नरेंद्र को एन से, अनंत को ए से इंडिकेट कर दिया, और यहाँ रवि लिखा हो तो रवि को रवि पूरा लिख देता हूँ, क्योंकि आर 2 बार हो जाएगा। तो अब देखिए पहला रवि जो है, पहले यहाँ क्या लिखा हुआ, राजेश जो है 20 कार 5 महीने के लिए, तो 20 5 कितना हो जाएगा 100, रेशियो में करते चलिए। आनंद, उसके बाद क्या नरेंद्र क्या है 8 कार जो है 8 कार 4 महीने के, तर्चों का कितना हो जाएगा 32। आनंद कितना है 15 कार 6 महीने के, 15 छक्का 90 हो जाएगा, अनुपात में लिखते चलिए। उसके बाद रवि जो है 30 कार 8 महीने के लिए, कितना 8 तिहाई 24 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आए, सब का हमने निकाल दिया। अब देखिए यहाँ पर एक का नरेंद्र का दे रखा, तो नरेंद्र यहाँ पर कौन है, यहाँ पर 32, यानी 32 का भाग दे रखा, 32 का मान कितना दे रखा है 1300 आपका, थोड़ा सा कलर चेंज कर दूं, 32 का आपका दे रखा है 13 का, देखिए यहाँ पर 32 का जो मान दे रखा है यहाँ पर 1300 कितना दे रखा है 76 दे रखा है, तो 1376 ऊपर लिखाएगा, 1376 ऊपर लिखाएगा, और नीचे आपका क्या लिखाएगा 32। आपसे पूछा क्या कुल किराया, तो सब को हम जोड़ कर देंगे, सबको क्या करेंगे हम जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका, जोड़िएगा तो 400 कितना आएगा आपका 62, 462 इसको गुना कर देंगे।
ठीक है। तो 32 से जब इसको 1376 को काटिएगा तो 43 बार में कटे, कितना बार में कटेगा? 43 बार में। और 43 से इस 462 में जब हम गुना करेंगे तो आपका आंसर आएगा 19,866। तो राइट आंसर आपका 19,866 किस ऑप्शन में है यहाँ पर? तो ऑप्शन हो गया आपका यहाँ पे आपका ए हो गया, 19,866 आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्त वीडियो को लाइक कीजिएगा, जो फीडिंग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 कहता है, क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि दो किसान कपिल और जनक, कपिल को के से कर दिया, थोड़ा सा नीचे मैं लिखता हूँ, है ना, ये कपिल हो गया, और उसके बाद कौन है? जनक को जे से। ठीक है, उसके बाद कहता है कि अनुपात कितना दे रखा है? 5:5 आपको दे रखा है, कितना? 4 दे रखा है। ठीक है, कि धन लगाकर व्यवसाय आरंभ किया, कपिल का धन 8 माह तक लगा रहा और अंत में कुल आय को इन दोनों में 4:5 में अनुपात में बांट लिया। जनक का धन कितने माह के लिए, जनक का धन कितने माह के लिए लगा? तो देखिए कपिल का धन कितने माह के लिए? 8 महीना के। तो 8 से इसमें हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका? 8 से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8×5 कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। 8×5 कितना हो गया? 40 हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए जनक का आपको निकालना, तो जनक का y मान लेते हैं, कितना? y। तो 5 में y से मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा? 5, 4y, 4 है ना, 4 में y से मल्टीप्लाई करें तो 4y, दोनों का अनुपात ऐसे लिखिए। अब बराबर दे रखा है कितना? 4:5, तो यहाँ पर लिख दिए 4:5। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। तो 4 से कटेगा कितना? 10 बार में, फिर 2 से काटिए तो 5 बार में, यहाँ 2 से कटेगा। ठीक है ना, तो देखिए 5 यहाँ और 5 यहाँ, तो 5 25 हो जाएगा। अब 25 बटे कितना? 2। इस तरह से y का मान निकाला, यानी 12.5 महीना के लिए कौन लगाया था? तो जनक। तो देखिए 12.5 महीना किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 कहता है, यदि एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो उसकी गाड़ी 7 मिनट पहले छूट जाती है। ठीक है, फिर कहता है यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो वह गाड़ी के आगमन से 5 मिनट पहले स्टेशन पहुंच जाता है। तो आपको बताना क्या है? स्टेशन पहुंचने के लिए उसने कितनी दूरी तय, यानी दूरी आपको ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए इसको हम कैसे शॉर्ट ट्रिकी बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए चाल दे रखा है 5 किलोमीटर और 6 किलोमीटर, दोनों को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करके ऊपर लिखेंगे, और दोनों का डिफरेंस करके नीचे। तो 6 में से 1 गया, 6 में से 5 गया 1। और देखिए समय दे रखा आपको कितना? मिनट। यहाँ देखिए 7 मिनट पहले दे रखा है और 5 मिनट यहाँ पर बाद में दे रखा है ना। तो 7 और 5 कितना हो गया? 12। ये मिनट में है ना, तो घंटा में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम? 60 से भागा। तो 12×5 कितना हो गया? 60। और ये 5 से 5 कट गया, तो बचा सिर्फ यहाँ क्या? 6 बचा ना। तो राइट आंसर आपका क्या हो गया? 6। यानी कहने का मतलब ये हुआ स्टेशन पहुंचने के लिए उसने कितना दूरी तय किया होगा? तो 6 किलोमीटर। तो राइट आंसर आपका हो गया यहाँ पे ए हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। दोस्त वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 कहता है 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपया के 360 सिक्कों का मूल्य का अनुपात इतना दे रखा है, तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है? ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखिए 25 पैसा लिखा था, 25 पैसा में 25 पैसा जो यानी 1 रुपया में कितने 25 पैसा का सिक्का होगा? 4। तो 4 यहाँ देखिए 4 से इसमें मल्टीप्लाई करके x लिखे, तो 4×5 कितना हो गया? 20, यानी 20x करके लिखे। ठीक है, 50 पैसा में यानी 1 रुपया कितना सिक्का होगा? 2। तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा आपका? 16x। फिर यहाँ पर 1 रुपया में तो एक ही सिक्का, तो 9 में x से मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा कितना? 9x। ठीक है, और ये सिक्का निकला, टोटल सिक्का कितना दे रखा आपका? 360। तो सबको प्लस बना दीजिए, यहाँ पर 20 में क्या कीजिए? प्लस बना दिए, बराबर कितना हो जाएगा आपका? 360 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 360।
20 या 16 कितना होगा 36, 36 और 9 कितना होगा 45, यानी 45 x इज इक्वल टू कितना हो गया 360। तो यहाँ से x का मान कितना आएगा, तो 45 से कितना बार नहीं 8 बार में कटेगा, यानी x का मान कितना आया आपका 8 आया। आपसे पूछा क्या है 1 रुपये के सिक्कों की संख्या, तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना है, यहाँ पर 9x है, कितना है 9x, तो x का मान यहाँ रख दीजिए, तो 9 गुने 8 यानी 8 9 72, तो राइट आंसर आपका बी हो गया। ठीक है, चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 36। कहता है किसी मूलधन पर 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना दे रखा है, 8 रुपया है, तो धन ज्ञात के। देखिए इस तरह क्वेश्चन पहले भी हम सॉल्व कर चुका हूं। तो देखिए यहाँ पर डी इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है पी इंटू आर, पी इंटू आर बाई कितना होता है 100 होता है, और उसके बाद स्क्वायर। डी का मतलब होता है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होता है। तो कितना दे रखा है यहाँ पर 8 दे रखा है, तो डी की जगह पर 8 लिखेंगे, बराबर पी निकालना है आपको। आर कितना दे रखा आपका 8%, तो 8 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पर 100 हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर, तो 8 इसको काटिए 2 से 4 बार, ये 25 से कटेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर दे रखा है, तो 25 2 बार लिखाएगा तो 625, और 625 से यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 8 गुने कितना हो जाएगा 625। अब यहाँ पर 2 है तो 2 को भी तो स्क्वायर करेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर पावर में स्क्वायर है, तो 4 होगा, 4 इसके नीचे आ जाएगा, यानी पी का वैल्यू ही निकले। इसको सॉल्व कीजिए तो 4 दूना कितना हो गया 8। अब यहाँ 625 को 2 से मल्टीप्लाई, यानी 625 को डबल कर दीजिए तो 1225, यानी मूलधन आपका कितना आ गया 1225। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो गया। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 36। ठीक है, चलिए कहता है यहाँ पे 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 40% मत प्राप्त हुए और 30% मत जो है अवैध घोषित हो गया, यानी भोकस हो गया। ठीक है, फिर कहते हैं यदि मतों की कुल संख्या आपको दे रखा है 7500 थी, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत प्राप्त हुआ है। पहले हम वैध मत प्राप्त कर लेंगे कुल, तो यहाँ पर टोटल दे रखा है 7500 और 30% भोकस हो गया, तो रियल कितना हुआ, तो 7500 का 70%, ये रियल हुआ। तो अब देखिए एक उम्मीदवार को एक 70% कर दीजिए, एक उम्मीदवार को 40% हुआ, तो दूसरे उम्मीदवार को कितना आएगा 60%। फिर अगेन इसका क्या कीजिए 60% निकाल लीजिए, क्या कीजिए इसका 60% निकाल लीजिए, यानी कुल मिलाकर कहने का मतलब ऐसे हो जाएगा 75 गुने 70 बटा कितना हो जाएगा 100 गुने 60 बटे कितना हो जाएगा आपका 100। इसको सॉल्व कर लीजिए, कुल मिलाकर जीरो कितना हो गया यहाँ पर 4 जीरो नीचे है और 4 जीरो ऊपर हो गया। ठीक है, तो 75 गुने कितना हो गया आपका 7 छक्का 42, कितना हो गया 7 छक्का 42। जब दोनों का आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा आपका, तो 5 दूने यहाँ पे 10, यानी कुल मिलाकर यहाँ पर आएगा आपका 3150 आएगा। कितना आएगा 3150, तो किस ऑप्शन में है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 कहता है कि स्थिर जल में, देखिए जल कैसा स्थिर है, स्थिर जल में नाव की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति जो है 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि नाव को किसी स्थान पर जाने और आने में 9 घंटे लगते हैं तो उस स्थान की दूरी क्या होगा। ठीक है, आपसे ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कीजिए आप समय निकाल लीजिए, दूरी को मान लेते हैं x। तो जाने में अगर धारा की देखिए नाव का चाल क्या है, स्थिर चाल, स्थिर पानी में 3 किलोमीटर, तो धारा की दिशा में कितना हो जाएगा 3 अवेक ऐड होते कितना हो जाएगा 4। और धारा की अगर विपरीत दिशा की बात करें तो 3 में से 1 घट जाए तो हो जाएगा 2। ये समय निकल गया, दोनों को जोड़ दिया तो किसके बराबर हो जाएगा 9 घंटे के बराबर हो जाएगा। और जब इसको ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका 3x/4 आ जाएगा और बराबर का 9। तो 3 से इसको काट दीजिए 3 बार में, तो 4×3=12, नहीं x का मान कितना आ गया आपका 12। ठीक है, चलिए तो राइट आंसर आपका बी हो गया। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए मैथ खत्म हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 39 कहता है
ऑटोमोबाइल में हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पे कार्य करता है? हाइड्रोलिक ब्रेक जो है ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो याद रखिए पास्कल के सिद्धांत पे, याद रखिएगा ये पास्कल के सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 40 कहता है कृत्रिम वर्षा के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? कृत्रिम वर्षा के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड। तो सिल्वर आयोडाइड किस ऑप्शन में? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, राइट आंसर आपका सी हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 41 कहता है झूठ का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा पॉलीग्राफ। याद रखिए पॉलीग्राफ जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं काइमोग्राफ, तो काइमोग्राफ क्या आता है? जिसमें ध्वनि रक्तचाप में परिवर्तन को रिकॉर्ड करने के लिए जाना जाता है। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है जायरोस्कोप क्या होता है? जिसका उपयोग जो है कोणीय वेग को मापने में किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 42। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 42 कहता है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 42 कहता है मच्छरों को दूर करने के लिए सक्रिय रसायन कौन सा है? बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा एलेथ्रिन्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 43 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक का उदाहरण है? बताइए यहाँ 43 का राइट आंसर। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी यानी हल्दी जो है इसका राइट आंसर हो। देखिए प्राकृतिक अम्ल क्षार पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 44 कहता है रतौंधी जो है उसके बाद डैश दे रखा है किसके कमी के कारण होता है? तो विटामिन ए के कमी के कारण होता है। और विटामिन ए का क्या नाम होता है? रेटिनॉल। याद रखिएगा विटामिन B1 के कमी से क्या होता है? बेरी होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 45 कहता है कि निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति मानव शरीर के अंदर रक्त के जमने को क्या करता है? रोकता है। तो किसकी उपस्थिति के कारण ऐसा होता है? तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा हिप्पैरिन, इसका राइट यानी हिप्पैरिन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि इसका स्राव जो है कहाँ से होता है, ये कहाँ से ये सीक्रेट होता है, यानी कहाँ से इसका स्राव होता है। कमेंट से लिख के जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 46 कहता है कौन सा हार्मोन विकास अवरोधक नहीं है? विकास अवरोधक नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 47 कहता है चर्चा में रही जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना का संबंध किससे है? यानी किस राज्य में है ये बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ये उत्तराखंड में। याद रखिए उत्तराखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए रहा अगला प्रश्न, बताइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 48 गाजा संघर्ष पर शांति शिखर सम्मेलन कहाँ होता है? अभी आप लोग पता है कि इजराइल और फिलिस्तीन से युद्ध चल रहा है ना। तो गाजा संघर्ष पर शांति शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा मिस्र, इसका राइट आंसर। याद रखिए मिस्र जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 49 कहता है एशियन पैरा गेम्स 2023 में पैराडोंगी में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? स्वर्ण जीतने वाली पहले भारतीय कौन है? तो प्राची यादव। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 50 कहता है नोबेल शांति पुरस्कार 2023 प्राप्त करने वाली नरगिस मोहम्मदी का संबंध किस देश से? सबसे पहले तो बात यह होना चाहिए कि शांति में नोबेल पुरस्कार किसको मिला? तो नरगिस मोहम्मदी को मिला है। उसके बाद ये पता होना चाहिए कि किस देश की है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा ईरान का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका 51 कहता है बिहार के किस जिले में GST ट्रिब्यूनल बेंच स्थापित की जाएगी? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो यानी पटना में। कहाँ? तो पटना इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ 52 कहता है हाल ही में किसने बिहार कारा उद्योग के ब्रांड मुक्ति का अनावरण किया? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा
नीतीश कुमार जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ 53 कहता है कि सागौन, साल और शीशम, चंदन किस प्रकार के वनों की प्रमुख प्रजातियां, आपको बताने किस वनों की प्रमुख प्रजातियां हैं। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पर्णपाती वन। याद रखिएगा पर्णपाती वन। अब पर्णपाती वन जो है ये दो प्रकार के होते हैं, एक नम पर्णपाती होता है, एक शुष्क पर्णपाती होता है। अगर हम नर में पर्णपाती की बात करते हैं तो इसमें वर्षा कितना होता है 100 से 200 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर हम शुष्क पर्णपाती की बात करते हैं तो वहाँ वर्षा जो होता है 70 से 100 सेंटीमीटर। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ 54 कहता है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही, आपको बताना है कि कौन सा युग्म सही है। अगर श्वेत क्रांति की बात करें तो मछली उत्पादन से, श्वेत क्रांति का संबंध जो है दूध उत्पादन से। याद रखिएगा। नीली क्रांति जो दूध उत्पादन से नहीं बल्कि ये मछली से, क्या है, मछली से। पीली क्रांति जो, याद रखिए पीली क्रांति जो है ये तिलहन से, ये सही है। तो राइट आंसर आपका सिर्फ 3 ही एक सही, तो राइट आंसर आपका सी हो, यानी 54 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 55 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है। बताना कौन जो भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो यहाँ पर देखा है तो सिक्किम भी करता है भूटान के साथ, असम भी करता है सीमा साझा, और पश्चिम बंगाल भी करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये हो उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ 56 कहता है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा ताजे पानी का द्वीप है। द्वीप आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, असम इसका राइट आंसर। याद रखिए असम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 57 कहता है कि लिथोस्फीयर में शामिल है, आपको बताना है लिथोस्फीयर में क्या क्या शामिल होता है। इसमें क्रस्ट होता है, ऊपरी ठोस मेटल भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखा है तो राइट आंसर आपका बी हो जाए, यानी भूपर पट्टी, जिसको ऊपरी क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं, या ऊपरी मेंटल। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 58 कहता है रेगूर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। रेगूर मिट्टी का दूसरा नाम आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो रेगूर मिट्टी का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, इससे काली मिट्टी भी कहा जाता है या काली कपास मिट्टी भी कहा जाता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर ई होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। याद रखिएगा इसे काली कपास मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है या काली मिट्टी भी कहा जाता है। इसमें लाइम, आयरन और मैग्नीशियम और एल्यूमिना जैसे इसमें क्या होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। इसमें किसकी कमी होती है रेगूर मिट्टी में यानी काली मिट्टी में, तो फास्फोरस, नाइट्रोजन, इसकी कमी होती है इसमें। ठीक है, और ये जनरली किस किस राज्य में होता है, तो ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के हिस्से में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 59 कहता है कि बिहार में पीर पैंती और कजरा में किस प्रकार का विद्युत परियोजना स्थित है। तो अगर हम बात करते हैं पीर पैंती कजरा में, तो यहाँ पे सौर ऊर्जा संयंत्र भी है, यहाँ पर सौर ऊर्जा संयंत्र या थर्मल पावर प्लांट भी है, यानी ए भी है। तो ए और बी दोनों होगा, तो राइट आंसर आपके यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए और साथ साथ ये भी याद रखिए पीर पैंती जो है, पीर पैंती कहाँ थी, ये भागलपुर में है, और कजरा विद्युत परियोजना कहाँ है, तो ये आपका लखीसराय में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 60 कहता है निम्नलिखित में कौन सी नदी पश्चिमी घाट में ब्रह्मागिरी रेंज से निकलती है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा कावेरी नदी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 61 कहता है दिल्ली की सल्तनत के किस शासक ने तुर्काने चहलगानी का दमन किया है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, बलबन इसका राइट आंसर होगा। इसको शुरू किसने किया था, इल्तुतमिश ने। याद रखिएगा जिसे क्या कहा जाता है, तुर्काने चहलगानी या चालीसा भी कहा जाता है। ठीक है, इसको समाप्त किसने किया, तो बलबन ने। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है कि राजसी तगड़ी इसको तालीकोटा का युद्ध से के समय विजयनगर का शासक कौन था।
तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा सदाशिव राय जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 63। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है किस सिख गुरु को खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर द्वारा उन पर राजद्रोह का आरोप लगाकर फांसी की सजा दी गई थी। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा गुरु अर्जुन देव को। याद रखिए गुरु अर्जुन देव को। और गुरु अर्जुन देव जो है आदि ग्रंथ के लेखक है, भी याद रखिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ एक और क्वेश्चन बनता है कि गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने की थी? तो औरंगजेब ने करवाया था। और कब करवाया था? तो 1676 इसमें भी याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 64 कहता है मिथिला के कर्नाट वंश की स्थापना किसने की थी? मिथिला के कर्नाट वंश की स्थापना जो है किसने की थी? तो 64 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा नान्य देव इसका राइट आंसर हो। याद रखिएगा नान्य देव जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 65 कहता है निम्नलिखित घटना का काल क्रम के अनुसार बढ़ते हुए सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले कौन सी घटना घटा ये आपको बताना। तो देखिए वास्को डिगामा का दूसरी बार भारत यात्रा कब आया था? तो 1501 में आया था। वाडीवास का निर्णायक युद्ध की अगर बात करते हैं तो कब हुआ था? तो 1760 में हुआ था। सब डेट देखिए आपको सन सब याद होना चाहिए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर स्थापना की बात करते हैं तो कब हुआ था? 1599 में। बेदरा का निर्णायक युद्ध कब हुआ था? तो 1759 में। तो अब देखिए कि सबसे पहले कौन हुआ? तो 1501 और 1502 को दे रखा है। तो 1 और 3 पहले वाली 1 होगा, उसके बाद 3। तो 1 और 3 दो ऑप्शन में दे रखा है, यहाँ पर और यहाँ पर। तो 1 और 3 के बाद क्या आएगा? 4 आएगा, यानी राइट आंसर आपके यहाँ पे सी हो, यानी 65 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 66 कहता है किस मुगल सम्राट के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा जहांगीर जो है इसका राइट आंसर हो। याद रखिए जहांगीर इसका राइट आंसर हुआ। जहांगीर का शासनकाल कब से कब तक था? तो 1605 से 1627 तक, ठीक है, याद रखिए। और इसी दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतवर्ष में अपना पहला कारखाना कब स्थापित किया था? तो 1608 में। और कहाँ? तो सूरत में। याद रखिए कहाँ? सूरत में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 67। दोस्त वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते हैं। जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 67 कहता है कि वानर सेना एवं मंजरी सेना का गठन किस आंदोलन के दौरान किया गया था? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है इसका राइट आंसर हो। याद है सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 68 कहता है निम्नलिखित में से किस अखबारों को रातों रात वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अंग्रेजी अखबार में तब्दील कर दिया गया था? आपको बताना है किस अखबार को। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा अमृत बाजार पत्रिका। याद रखिएगा अमृत बाजार पत्रिका, जिसका नेतृत्व किसने किया था? शिशिर कुमार और मोतीलाल नेहरू ने किया था। इससे प्रकाशन अंग्रेजी और बांग्ला दोनों भाषा में होता था, लेकिन वर्नाक्युलर प्रेस से बचने के लिए इसे रातों रात सिर्फ अंग्रेजी अखबारों में इसको प्रिंट किया गया, छापा गया, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 69 क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती है। उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किसने कहा? यानी ये स्टेटमेंट जो है, ये जो स्टेटमेंट दे रखा है किसने कहा था? तो याद रखिए यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा भगत सिंह इसका राइट आंसर। याद रखिएगा भगत सिंह जो है इसके राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 70 कहता है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अस्थायी बंदोबस्त की प्रथा प्रचलित नहीं थी? यहाँ से पूछा जा रहा है प्रचलित नहीं थी, बताना किस क्षेत्र में अस्थायी बंदोबस्त की प्रथा प्रचलित नहीं थी। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा पंजाब जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस तरह से हमने आप लोग के साथ 70 क्वेश्चन डिस्कस किया हूँ जो 6 to 12 के लिए, याद रखिए 6 to 12 के लिए है।
अब आप लोग क्या कीजिए, पहले खुद से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, और प्रैक्टिस करने के बताइए कमेंट सेक्शन में कितना आपने 70 में लाए, ठीक है। और देखिए डेली आप लोग प्रैक्टिस करिए क्योंकि एग्ज़ाम डेट आप लोग को नज़दीक आ चुका है, ठीक है। और बस ये देखिए टीचर का वैकेंसी भी तो आ रहा है, लेकिन हो सकता है बाद में न भी आए, कुछ ज़्यादा समय लगे, इसलिए मौका हाथ से जाना नहीं चाहिए और एक सीट अपना कन्फर्म करें, ठीक है दोस्त। तो इसी के साथ में वीडियो करते हैं समाप्त और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।